Today's topic is magnetic flux and flux density. Magnetic flux, first of all, define करते हैं. The number of magnetic lines of force passing through certain element of area is called magnetic flux. Just like कि हमने electric flux consider किया था, उसमें element of area consider किया था. The element of area is not a scalar quantity. हम उसमें कंसिडर करते थे कि कोई भी आपका एरिया है और उसकी एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन है कंसिडर जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे. ये एक कार्ड है, रेक्टेंगुलर शेप का कार्ड है, और इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू दैट कार्ड, यानी परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्शन डिटरमिन करती है इस एरिया की. अब इस रेक्टेंगल की डायरेक्शन जो है वो ये एरो जो है, ग्रीन एरो जो शो कर रहा है आपके सामने स्क्रीन में, ये एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ एरिया. सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे वो एरिया रखते थे, so the position of that area, element of area, will determine how many number of lines will pass through that area. अब ये कंसीडर करते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप एरिया है जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं. अब इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस बताएंगे. कंसीडर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं दैट इज बी से डिनोटेड है मैग्नेटिक इंडक्शन. बी यानी डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द राइट, और इसमें जी एलिमेंट ऑफ एरिया हमने रखा है. एलिमेंट ऑफ एरिया टिल्टेड फॉर्म में रखा हुआ है. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू B dot A, similar to electric flux. Electric flux में क्या था? That was E, the electric field strength, into the dot product between the electric field strength and the element of area. So for magnetic flux, the magnetic flux also denoted by phi, और इसकी सबस्क्रिप्ट में B लिखा है, जिससे ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इट इज इक्वल टू B डॉट A, और डॉट प्रोडक्ट को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ऑलवेज वो cos थीटा के साथ आती है. अब वो जो थीटा की वैल्यू है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द एलिमेंट ऑफ एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, ईच पॉइंट पे थीटा उसका एक एंगल बन रहा है. अब दूसरी बी पोजीशन देखिए. बी पोजीशन में ये जो एलिमेंट ऑफ एरिया है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया गया है. अब जब ये परपेंडिकुलर रख गया है तो इसकी डायरेक्शन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन जब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसका मतलब है द थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पे इक्वल टू 0 कंसीडर की जाएगी. यहां इसके लिए थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 0. अगर ये थीटा की वैल्यू 0 है तो हमें पता है कि cos 0 इज इक्वल टू 1. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास करेंगी. यहां से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट एरिया. इफ यू कंसिडर another orientation, अब ये another orientation हम कंसीडर करते हैं फिगर नंबर सी. अब फिगर नंबर सी के अंदर देखिए जो एलिमेंट ऑफ एरिया है इट इज प्लेस्ड पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड. जब एरिया को पैरेलल रखा जाएगा तो उसकी डायरेक्शन, एलिमेंट ऑफ एरिया की डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर जब 90 डिग्री होगा, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आ रहा है, और अगर cos की वैल्यू cos 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो एट दिस पोजीशन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0 विल बी गिवन टू विल बी ऑब्जर्व. यानी जब आप एलिमेंट ऑफ एरिया को पैरेलल टू द फील्ड रखते हैं तब उसके दरमियान एंगल जो है
वो 90 डिग्री आता है, और वो जब 90 डिग्री आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0 होती है। और जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स आपने मेजर करना है किसी एलिमेंट ऑफ एरिया में जिसको आपने परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसकी एलिमेंट ऑफ एरिया की डायरेक्शन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई की वैल्यू फाई की वैल्यू will be maximum, and maximum की कितनी वैल्यू होगी, that will be equal to BA. BA is the maximum value while the minimum value is 0. 0 minimum value है for the magnetic flux. और the units, इसमें units की बात अगर हम करें तो the units for magnetic flux is taken to be B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और A इज द एरिया। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं वेबर। वेबर इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स हैं, या वेबर के अलावा हम इसको यूनिट्स ले सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इसकी यूनिट्स हैं, यानी न्यूटन पर एम्पेयर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ B and meter is the unit of for the length. इसकी डिवीजन होके आप इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यूज। वैल्यू आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स? इसमें क्या चीज आ रही है, B और A की फॉर्म। तो B जो है मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज इक्वल टू टेस्ला इनटू एरिया की आएगी मीटर स्क्वायर की फॉर्म, ठीक है। और अदर फॉर्म की टेस्ला की यूनिट क्या होती है? टेस्ला की यूनिट आपको पता है दैट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और जब हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे विद मीटर स्क्वायर, तो इसमें एक मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर एक कैंसिल आउट होगी, और यहाँ पे ही एम्पियर के साथ ही हम मीटर की भी वैल्यू लिख देंगे। सिंपल हम उस वे में लिख देते हैं कि न्यूटन मीटर, दो मीटर आ रहे थे फॉर द एरिया डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर। एक इसमें से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और दिस इज ऑल्सो नोन एज वेबर। न्यूटन मीटर पर एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज वेबर। ये आपके ये जो यूनिट्स हैं, remember that the Tesla is equal to Newton per ampere meter. तो ये यूनिट्स हैं दैट इज फॉर B, and meter into meter is the units for element of area. So from this अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वेबर की वैल्यू, so Weber is equal to न्यूटन मीटर पर एम्पियर।
Now let's move on to the next topic. The next thing is magnetic flux density. Magnetic flux density or magnetic induction, that is equal to B. B is magnetic induction. B is the flux per unit area of a surface perpendicular to B. So it is called the, यहाँ पे definition given है कि the magnetic induction is the flux per unit area of a surface perpendicular to B. यहाँ पे mention किया होगा B is equal to magnetic flux divided by area. तो ये आपको magnetic flux density देगी और magnetic flux density इसके लिहाज से इसकी units जो होंगे that will be equal to Weber per meter square. Magnetic flux की units Weber और element of area के units meter square. तो Weber per unit square या Newton per ampere meter, that is the Tesla. It is these are the units of magnetic flux density. Next topic is Ampere's law, and it is also sometimes called the Ampere's circuital law. Ampere's law and determination of flux density B. तो ये भी टॉपिक जो है इट इज बेस्ड ऑन के कोई करंट कैरिंग मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके अबाउट हम ये कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू दैट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके अबाउट जो एरिया है उसकी विसिनिटी में, यानी उस रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो एरिया है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ करंट किसके इक्वल है. सो द स्टेटमेंट फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन ओवर हियर. It should be mentioned over here. ये बात, ये नीचे आपकी Ampere stated that the sum of the quantities P dot del L for all path elements into which the complete loop has been divided is equal to mu naught times the total current enclosed by the loop. और the second definition हम ये consider कर सकते हैं the sum of quantities B dot del L for all path elements into which the complete loop has been divided equals to mu naught times the total current enclosed by the loop. अब ये कंसीडर कर रहे हैं दिस इज द लूप अराउंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अबाउट जो ये जो लूप क्रिएट हुआ है इसमें टोटल अमाउंट ऑफ जो करंट एंक्लोज है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड द एलिमेंट ऑफ एरिया. डेल एल क्यों लिया हुआ है? ताकि उसकी जो लेंथ है उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ. अब यहाँ पे उस एक सर्कल कंसीडर किया हुआ है, क्लोज पाथ में एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है. अब इस रेडियस आर के सर्कल को नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, और डेल एल इसलिए लिखा है कि हमने उसको इतने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है कि ड्यूरिंग दैट ये लेंथ के अबाउट जो डायरेक्शन ऑफ द लेंथ है इट शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ लेंथ उस इंटरवल में कांस्टेंट रहे, यानी स्ट्रेट लाइन हम कंसीडर करें. अब इसमें क्लोज पाथ अगर सर्कल फॉर्म में है तो सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स ले लिए जाएंगे, तो ईच पार्ट में लाइन जो है, लाइन दैट इज लाइन एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट होगी या कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे. तो इसमें हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी आपने एलिमेंट लिया जिसका रेडियस आर है और सेम एक करंट कैरिंग कंडक्टर
वायर इसमें से पास कर रही है के सेंटर में से, उसकी विसिनिटी पे जहां पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जहां उसकी लाई कर रही है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। कोई बैटरी हो या वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इस सर्कल को नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच लेंथ एलिमेंट्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I. I is the total current enclosed by this circuit, while mu naught is a constant, and this constant is known as permeability of free space. पहले भी आप यूज कर सकते हैं permeability of free space का mu naught इसमें ये डिटरमिन, और इसको एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहते हैं। तो दिस एम्पियर सर्किटल लॉ is basically sum of all the quantities of B dot del L, यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब इसमें B जो है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो रिमेन कांस्टेंट होगी, ठीक है, थ्रू आउट इसकी जो वैल्यू होगी। B की डायरेक्शन आप किस तरह से देखेंगे, B की डायरेक्शन आप देंगे बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन द सर्कल। अब ये टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो उससे आप डिटरमिन कर सकते हैं B की डायरेक्शन। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 कब होती है, जब वो थीटा की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। इट मींस जब लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन is parallel to the magnetic field, then you will get the maximum B dot del L value, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। सो द एंगल थीटा इन बिटवीन द B एंड del E, ये डिटरमिन करता है द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट दैट साइड ऑफ del L। जब थीटा की वैल्यू अगर कंसीडर करते हैं 90 डिग्री होती है तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी हुई है, अगर कंसिडर करते हैं इस क्लोज सरफेस को, इस क्लोज लूप को जिसका रेडियस r है, इस सर्कल को n नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जब लेंथ को n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो ईच एलिमेंट के अबाउट हमने ये डॉट प्रोडक्ट ली, b की वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द b विल रिमेन द सेम, और डेल एल की वैल्यू भी हमने क्योंकि इक्वल नंबर में डिवाइड की तो डेल एल जो है दैट इज द लेंथ एलिमेंट मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट। तो ईच मैग्नीट्यूड या ईच लेंथ जो है हमने इक्वल स्टेप्स के अंदर उसको डिवाइड किया है। तो ये जो आप इसका टोटल सम लेंगे इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया, विच इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, दैट इज 1 से लेके n नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है इस क्लोज लूप को। इसका सम दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज द कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द परमेबिलिटी ऑफ स्पेस इनटू the total current enclosed by the loop. So the total current enclosed by the loop, ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो वोल्टेज सोर्स है उस पे डिपेंड कर रहा है जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। सो ये एम्पियर सर्किटरी लॉ इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी क्लोज लूप। इरेगुलर शेप भी लूप हो सकता है, रेगुलर शेप भी लूप हो सकता है, इन तमाम के लिए एम्पियर सर्किटरी लॉ जो है वो इक्विवेलेंट है। अब इसमें एक एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन के तौर पे कंसीडर किया है सोलोनाइट को। सोलोनाइट की कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो सोलोनाइट के अंदर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर कंडक्टिंग वायर जो है वो वुंड की गई, उसके टाइटली वुंडेड होती है कंडक्टिंग वायर, और ये सिलेंड्रिकल शेप होता है और इसको एक कॉइल की फॉर्म में वायर उसके ऊपर वुंडेड होती है, और सेवरल लेयर्स ऑफ वायर जो हैं वो वुंडेड होती है, और द वायर्स आर सेपरेटेड बट दे आर क्लोज, बट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर।
और इसमें जो आपके सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इसको आप शो कर पाती हूँ, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड ये नजर आ रहा है इस फिगर से। इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड it is strong, uniform, while outside it is not uniform. क्योंकि इनसाइड यूनिफॉर्म क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे क्लोज होते हैं इनसाइड, और जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसलिए फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इनसाइड द सोलेनॉइड। बट जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब बाहर होंगे सोलेनॉइड से, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इतनी क्लोज नहीं होंगी। अब ये देखिए स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं। इतनी ये क्लियर नजर नहीं आ रही। Here you can see that इसमें ये सोलेनॉइड की पिक्चर बनाई हुई है। सोलेनॉइड की पिक्चर से आप ये देख सकते हैं इसमें कुछ डॉट्स हैं, ऊपर की तरफ डॉट्स नजर आ रहे हैं और नीचे की तरफ क्रॉस नजर आने चाहिए। इसमें जो है इसमें कुछ जगह पे क्रॉस नहीं है, ये नीचे की तरफ ये पिक्चर के अंदर क्रॉस ज्यादा शो नहीं हो रहे, तब ये क्रॉस की फॉर्म है। अगर ये आप ये लार्जर पिक्चर में देखें तो यहाँ पे डॉट्स हैं, और ये इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है जब इसके अंदर से ऊपर वायर पास कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर क्रिएट हो रही है, इट इज मूविंग इनसाइड टू। आपके डायरेक्शन को देखें कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है कि इस पॉइंट से इट इज गोइंग इनसाइड द पेपर, और इस पॉइंट से इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। तो इस तरह से वायर की जो है वो डायरेक्शन बताई हुई है कि वायर किस तरह से इस सोलेनॉइड के ऊपर वुंड की गई है। ठीक है, इनसाइड अब ये देखें कि मैग्नेटिक लाइन जो, अब ये जो करंट कैरिंग वायर इसके ऊपर वुंड है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हैं, इसकी कॉन्टिन्यूस हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, और दे आर क्लोज। और क्लोज होने की वजह से और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इनसाइड द सोलेनॉइड एंड वीकर आउटसाइड द सोलेनॉइड। क्योंकि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लेस है और दे आर फार अपार्ट, वो इतनी क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ लाइंस भी कम है और उसकी स्पेसिंग भी ज्यादा। इसकी वजह से सोलेनॉइड की आउटसाइड फील्ड वीक होती है और इनसाइड फील्ड स्ट्रांग होती है, क्योंकि लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट होती हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करते हैं कि इस सोलेनॉइड के अंदर एक इनसाइड द सोलेनॉइड जो हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा है, ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम ये कंसीडर करते हैं, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि मूव कर रही हैं। ठीक है, ये बी की डायरेक्शन हमने कंसीडर कर ली। अब नेक्स्ट में कंसीडर करते हैं इसके अबाउट, आप ये कंसीडर कर सकते हैं सोलेनॉइड पे ये जो वायर्स हैं उसकी डायरेक्शन बताई गई है। यहाँ पे वायर्स की डायरेक्शन जो है वो क्रॉस के साथ,
ठीक है। अच्छा, इसमें ये डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेपर, ध्यान कर दे, क्योंकि इस तरह से रैपिंग होती है ना, तो रैपिंग हो रही है, इसका मतलब है वायर जो है वो यहाँ से इस तरह से इस लूप में वो हमने वायर को अटैच किया हुआ, इसके अबाउट, इस सर्कुलर सिलेंडर के अबाउट किया हुआ। अब नेक्स्ट में हम कंसीडर करते हैं एक लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप, क्लोज लूप। दिस इज द रेक्टेंगुलर क्लोज लूप, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के कुछ पोर्शन उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसको लेबल कर देते हैं ए, बी, सी और डी की फॉर्म में। ठीक है, कुछ पोर्शन, ये पोर्शन जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एंड आउटसाइड इज मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, और हम ये कंसीडर करते हैं इट इज समटाइम्स कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। अच्छा, अब नेक्स्ट में इसमें एलिमेंट्स को है, हम डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट, ये एक लेंथ का एलिमेंट है, इसको हम कंसीडर करते हैं इट इज L1। ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है, इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये, इसको L2 कहते हैं, इसको L3 कहते हैं और ये L4। ठीक है, ये डिफरेंट आपने लेंथ कंसीडर कर ली। अब ईच लेंथ के अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर लेंथ L1, लेंथ L1 इज लाइंग इनसाइड द सोलेनोइड, और लेंथ L1 की डायरेक्शन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है तो B dot del L, its value will be equal to B dot del L for first element, B L1 cos theta. अब थीटा की वैल्यू फॉर दिस पोजीशन इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लेंथ L1 and B is parallel. So for length L1 value will be equal to BL1. अब ये कंसीडर करते हैं L4 और L2 को। L4 and L2 partially inside the solenoid है and partially